दोस्तों नमस्कार। वह कौन सा चेहरा है जिस पर हर कोई दांव लगाना चाहता है और सही मायने में 2024 के चुनाव को लेकर इस चेहरे के इर्द गिर्द जो भी चक्रव्यूह बनाया जा रहा है उसमें कोई उसे फांसना चाहता है तो कोई उस चक्रव्यूह को तोड़कर अपने साथ लाना चाहता है। और इसका फैसला 2 दिनों के बाद मुंबई में होना है। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक और लकीर है जिसमें 2 नहीं 3 नेता और आकर फंस जाते हैं। इसमें सेंध लगाने की तैयारी मोदी शाह की दोनों कर चुके हैं। अगर सेंध लग जाएगी तो किला बच जाएगा, अगर सेंध नहीं लगी तो फिर उम्र पूरी हो चली है बीजेपी की, इसका एहसास मुंबई में ही उन्हें होने लगेगा। तो 4 चेहरों के इर्द गिर्द की एक ऐसी कहानी जो मौजूदा वक्त में इंडिया के भीतर घमासान मचाए हुए है और दूसरी तरफ एनडीए ना कहे बल्कि सिर्फ मोदी शाह की उस विसाख को समझे जिस विसाख के आसरे उनका काम किसी एक चेहरे की खामोशी को पसंद करना है तो कहीं पर 2-3 चेहरों में सेंध लगाना है। और सियासत की इस अनूठी लकीर को आज जरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिन 4 चेहरों का जिक्र है उन 4 चेहरों के इर्द गिर्द लोकसभा की 188 सीटें आकर खड़ी हो जाती है। उस 188 सीटों में से 111 सीट बीजेपी के पास से है। अगर ये चारों चेहरे इंडिया के साथ खड़े रह जाते हैं आखिरी तक तो फिर एक झटके में 50 से 55 सीट बीजेपी के कम हो जाएगी, यानी 272 का या दो जो जादुई आंकड़ा इन 4 चेहरों के आसरे ही 250 के नीचे आकर खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद इस देश के भीतर के अलग अलग राज्यों में जहां पर कुछ छत्रकों की अपनी सियासत है और जहां पर कांग्रेस अपने तौर पर मजबूत होकर निकलना और खड़ा होना चाहती है, वहां फिर कौन से हालात होंगे शायद उसको बताने की जरूरत इन 4 चेहरों के बाद पड़ेगी नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेहरा किसका है? सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इस दौर में मायावती का आकर खड़ा हो चला है। मायावती के पास वोटों की ताकत इतनी ज्यादा है जो अगर किसी के साथ अगर नहीं मिलती है तो फिर वह वोट की ताकत वोटों के जरिए ही बर्बाद हो जाती है। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट किसी को अगर मिले तो मायावती थी। 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के बाद सबसे बड़ी ताकत के तौर पे अगर ममता बनर्जी उभरी जरूर, लेकिन उनका पूरा कब्जा बंगाल के भीतर था। लेकिन चौथे नंबर पे मायावती का वोट बैंक था जिसका लाभ उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिला। तो क्या मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस अगर ये तीनों उत्तर प्रदेश में साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इस देश के भीतर के पूरे दलित को वोट बैंक के भीतर एक झटके में इंडिया उनके साथ कहीं खड़ा नजर आने तो नहीं लगेगा। और यही शायद एक उल्टी गिनती की शुरुआत है, बीजेपी की हो तो नहीं जाएगी। हमें लगता है कि आज परत दर परत परखने की कोशिश कीजिए इन बातों का जिक्र क्यों हो रहा। जिन 4 राज्यों का हमने जिक्र किया उसमें उत्तर प्रदेश के 80 सीटें आती है। शरद पवार यानी महाराष्ट्र ये दूसरा चेहरा है जहां सेंध लगानी है और जिनको लेकर इंडिया के भीतर ही बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर शरद पवार चाहते क्या हैं, आखिर शरद पवार अजित पवार से क्या चाहते हैं, आखिर अजित पवार बीजेपी से क्या चाहते हैं और शरद पवार से क्या चाहते हैं, और बीजेपी खुद अजित पवार से क्या चाहती है। क्या यह वो एकनाथ शिंदे की तर्ज पे देखना चाहती है या फिर खेल कुछ और है। इस सेंध को लगाने में कोई मुश्किल बीजेपी को होनी नहीं चाहिए अगर वह इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है तो, अन्यथा अजित पवार को लौटना ही होगा। लेकिन लौटने से क्या वाकई शरद पवार की वो ताकत दोबारा खड़ी हो जाएगी जो उस दौर में अजित पवार को छोड़ने के बाद दोबारा सुर्खियों में आए शरद पवार एक झटके में महाराष्ट्र की राजनीति में बीच में आकर खड़े हो गए। उसके बाद का चेहरा जो सेंध लगाने का है वो बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा है। नीतीश कुमार को कितनी अहमियत इंडिया के भीतर मिल रही है या फिर वो जितनी अहमियत चाहते थे उतनी भी अगर नहीं मिल पा रही है तो बिहार की समूची राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार को छोड़कर किसी दूसरे को कोई खड़ा कर नहीं सकता। तो क्या वहां पर भी शाह
सेंध लगाना चाहते हैं। अगर चौथा चेहरा अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में मजबूत हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह बिल्कुल मजबूत नहीं है और कांग्रेस उनके साथ ऐसा तालमेल करेगी। अगर जरा सा भी तालमेल हो जाता है तो बड़ा झटका पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लग ही जाएगी। तो इन 4 राज्यों की सीट यानी 80 सीट यूपी के, 48 सीट महाराष्ट्र की, 40 सीट बिहार की और 7 सीट दिल्ली की और 13 सीट यानी पंजाब की, यानी कुल मिलाकर के 188 सीट। तो अगर इस आंकड़े को समझिए तो सारे लोग एनडीए के साथ, इंडिया के साथ खड़े हैं। तो फिर दिल्ली में 7 में से 3 सीट होगी, पंजाब में से 0 होगा, क्योंकि 2 सीटें आई थी वो अकालियों के साथ मिलकर आई थी, उसका गणित भी आपको बताया जाएगा। लेकिन बिहार में 9 सीट से ज्यादा जीत पाना बहुत मुश्किल होगा, यानी जहां स्ट्राइक रेट 100% रखते थे नीतीश के साथ मिलकर, वहां पे 9 सीट पर सिमटना होगा। महाराष्ट्र में 15 सीट पाते पाते बीजेपी हाफने लगेगी और उत्तर प्रदेश में 35 से 40 के आंकड़े को पार करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शुरुआत हमने मायावती से किया और मायावती एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका इंतजाम इंडिया बखूबी कर रहा है, न्योता भी दे रहा है। लेकिन खुद मायावती के बारे में कहा जाता है वो पहली माहौल को भांपती है। और जब अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को एक साथ मिलकर साधने की कोशिश की थी, उस वक्त के दौर में उपचुनाव को याद कीजिए तो योगी की सीट पर भी बीजेपी हारी और जो केशव प्रसाद मौर्य थे वह भी हारे। तब दोनों साथ निकल कर आए, लेकिन वोट ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा अखिलेश ने, मायावती दोनों ने सोचा था। लेकिन अगर इस दौर की परिस्थिति को अगर समझे और मुस्लिमों की मानसिकता उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीतिक को साधने वाली समझे तो मायावती उस माहौल को अभी भी पढ़ रही है और स्वीकार करना चाहते हैं कि उनकी इन 3-4 राज्यों के इंतजार कर रही है चुनाव का। 2014 में मायावती को इस देश में लगभग 4.25% वोट मिले थे। 4.25% वोट का मतलब है 2.29 करोड़ वोट, और उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। यानी इतने वोट मिले बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी मायावती की थी। 2019 में गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ, 10 सीटों पे जीत मिली, लेकिन वोट जो थे कमोवेश वही रह गए 2.22 करोड़। अगर पूरे देश की स्थिति में लाएंगे तो ठीक 6 पॉइंट से यहां ममता बनर्जी से उनसे आगे थे। पहला सवाल, लोकसभा चुनाव के भीतर में देश भर में बिखरे हुए दलित के नेताओं को तौर पे अगर कोई बड़ा नेता है तो वो मायावती है। इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट आती है, सबसे बड़ी तादाद में वोटों की मौजूदगी है। और इसको एक क्षण के लिए और समझिए तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी को यानी मायावती को 1.66 करोड़ वोट मिले थे, यानी कि उनके कुल वोट में से 1,66,66,00,000 अगर माइनस कर दीजिएगा तो 2 करोड़ वोट इस देश के दूसरे हिस्सों से मिले थे जहां से एक भी सीट नहीं मिली थी। अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है इंडिया के साथ मायावती का, तो यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें उल्टी गिनती तो बीजेपी की शुरू हो जाएगी। उसके बाद सवाल बाद में निकलेगा कि किसने में वो सेंध लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। लेकिन एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, 2019 के बीजेपी ने जिस नारे से दलित वोट को साधा था उसमें नॉन जाटव दलित था, दूसरे तरफ ओबीसी को जो साधा था उसमें नॉन यादव ओबीसी था। और ये फैक्ट है कि 39% नॉन जाटव वोट सिर्फ बीएसपी को मिला था, बाकी बीजेपी के पास चला गया था। यानी गठबंधन को जो मिला था, महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बना था, वो बीजेपी के पास उसकी 61% मिला था, नन जाटव दलित। और दूसरी तरफ नॉन यादव ओबीसी जो था वो सिर्फ 17% वोट महागठबंधन को मिला था, बाकी वोट बीजेपी के हाथ में चला गया था। और यहीं से बीजेपी ने नकेल कस ली थी, उत्तर प्रदेश में 62 सीटें अपने बूते जीती और एक झटके में आकर वो 303 के आंकड़े पर पहुंच गई। यहां पर एक दूसरा सवाल और निकल कर क्या रहे, क्या वाकई इस देश के भीतर में दलितों की तादाद अगर राज्य दर राज्य देखिएगा तो क्या मायावती एक ऐसा फैक्टर है
जिस फैक्टर को अपने साथ लेने के लिए इंडिया के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। बिना उसको साथ में लाए मुश्किल। और दूसरी तरफ शाह और मोदी की सियासत बहुत साफ कहती है कि मायावती की खामोशी ने उन्हें लाभ पहुंचाती है। उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि वो तब इंडिया के पास वोट जाने नहीं देगी और इंडिया के वोट काटेगी। तो सियासत की किस पैनी लकीर पर एक सवाल मायावती के साथ मुस्लिमों का आकर भी इस दौर में टिका हुआ है। और मायावती को इसका एहसास हो चला है कि जब समूचा मुस्लिम समुदाय अखिलेश के साथ चला गया और अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाए और मायावती बिल्कुल सक्रिय ही नहीं हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो क्या 2024 के बाद जो भी विधानसभा 2027 की परिस्थितियों के साथ खड़ा होगा उसमें मायावती पीछे हटेगी नहीं? इस दौर में वो पूरे तौर पे खत्म हो चलेगी। मुंबई के भीतर जो इंडिया की बैठक हुई है उसमें सबसे बड़ा दाव इसीलिए मायावती को लेकर है। अगर राज्य दर राज्य परखना शुरू कीजिएगा तो मुस्लिम और दलित दोनों ऐसा कॉकटेल है राजनीतिक तौर पे वोटों के लिहाज से, जहां पर कोई दूसरा सेंध लगा नहीं सकता, जीत नहीं सकता अगर ये दोनों साथ आकर खड़े हो चले। उत्तर प्रदेश में 21% दलित है, 19% मुसलमान है, 40% हो गए। बिहार में 16% दलित हैं, 17% मुसलमान है, 33% ऐसा ही आकर खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में 16% दलित हैं, लगभग 6.5-7% मुस्लिम हैं, यानी 22.5% ऐसे ही आकर खड़े हो गए। अगर देश के भीतर में राजनीति को साधना है और दलित राजनीति का उभार देखना है तो फिर उन छत्रकों के लिए भी खतरा है जो वोट देते वक्त तभी तक नेता और राज्य की राजनीति को देख रहे थे। उसमें एक लंबी कतार तमिलनाडु की आती है जहां पे 20% दलित है, राजस्थान की आती है जहां पे 18% दलित है, कर्नाटक की आती है जहां पे 17% दलित है, पंजाब की आती है जहां पर 31% दलित है, महाराष्ट्र की आती है जहां पे 12% दलित हैं, हरियाणा की आती है जहां पे 20% दलित है, छत्तीसगढ़ की आती है जहां पे 13% दलित है। लेकिन इसके आगे एक लकीर और खींचिए तो वो और बड़ी लकीर होती है कि जो इस दौर में बीजेपी के साथ सॉफ्ट तरीके से जुड़े हुए हैं लेकिन इंडिया के साथ नहीं आ रहे हैं, अगर वहां पर दलित और मुस्लिम राजनीति पनप गई और अगर दलित राजनीति का उभार मायावती के साथ इंडिया के इस अनुकूल हो गया तो सोचिए आंध्र प्रदेश का क्या होगा। 16.5% दलित है, यानी जगत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू जिनसे बीजेपी तालमेल बैठा रही है, एक से बैठाती है तो दूसरा रूठता है, दूसरा से बैठाती है तो पहला रूठता है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में वो चाहती है तालमेल बन जाए, लेकिन वहां पर 16.5% अगर दलित है, लगभग 9.5% मुस्लिम है, तो ये 26% वोट कहां जाएगा? एक झटके में मुस्लिम स्थिति जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों के लिए खड़ी हो जाती है। उड़ीसा के भीतर भी नवीन पटनायक अपने बूते समूची राजनीति को धकेल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी 17.5% दलितों की मौजूदगी है। मुस्लिम 2-2.5% है, कुल मिलाइएगा तो लगभग 20% होगा। लेकिन ये 20% वोट चेक भी मैटर करता है। तो क्या यहाँ पर आइएगा तो नवीन पटनायक के लिए भी मुस्लिम होगी। तेलंगाना के भीतर केसीआर 14.5% दलित है, 12-13% मुस्लिम है, यानी लगभग 27% का वोट जो सियासत को साधने निकल पड़ेगा। वहां पे केसीआर भी कैसे टिकेगी जब सॉफ्ट कॉर्नर वो बीजेपी को लेकर हो चले हैं। और ममता बनर्जी भी बाखूबी जानती है कि बंगाल के भीतर 27% मुस्लिम इस दौर में दिल्ली की सत्ता को देख रहा है तो उनको कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन यह भी सच है कि वहां पे 23% दलित भी है, यानी लगभग 50% तो यही बन गया। तो बचा क्या और किस राजनीति को बीजेपी वहां साध पाएगी? और ममता बनर्जी और मायावती और कांग्रेस और लेफ्ट सभी अगर मिलकर खड़े हो गए तो इस राजनीति को साधेंगे। इसीलिए इन परिस्थिति के भीतर जिस बात का जिक्र बार बार बीजेपी के अंदर घबराहट के तौर पे होता है वो यही है कि सवाल ये नहीं है कि 272 से कुछ नीचे तो सहयोगी साथ देगी, सवाल ये है कि क्या बीजेपी ऐसी परिस्थिति में तो आकर खड़ी नहीं हो जाएगी जहां साथ देने की जरूरत कोई दूसरे की हो भी रही हो
तो भी 7 से सरकार ना बने, यानी ये आंकड़ा 200 से नीचे से 150 के नीचे तो नहीं हो जाएगा। यह एक परिस्थिति जो इंडिया को लेकर दांव बंबई में खेला जा रहा है, वहां पे मुंबई को लेकर इंतजार है इसी बात का कि वहां पे क्या वाकई पार्टियों में सेंध लग जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार खामोशी के साथ निराश हैं। जिन परिस्थिति में उन्होंने सबको जोड़ा, उसमें उनको एक चीज समझ में आने लगी कि दिल्ली के भीतर बैठी हुई राजनीति लालू प्रसाद को ज्यादा पसंद करती है, उन्हें कम पसंद करती है। लेकिन एक हकीकत यह है कि नीतीश के आगे पीछे की राजनीति में कोई चक्रव्यूह नहीं है, जिस चक्रव्यूह का घेरा बीजेपी परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और तमाम एस्पेक्ट को लेकर बना रही है। तो कहीं चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार का खड़ा होना, यह भी हिंदी पट्टी के भीतर एक नई सियासत को जन्म तो नहीं देगा। अगर उनको जगह इंडिया के भीतर मुंबई में नहीं मिलती है, तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि बिहार की राजनीति में, बिहार की परिस्थिति को समझिए तो जेडीयू के 17 उम्मीदवार में से 16 जीते थे। बीजेपी तब साथ में खड़ी थी और बीजेपी के 17 उम्मीदवार जीत गए थे, और उसमें पासवान की पार्टी, पासवान के साथ रामविलास जी के साथ मौजूद थी, तो 6 सीटों में से 6 सीट जीत गए थे, यानी 100% स्ट्राइक रेट। ऐसी परिस्थिति बिहार के भीतर अगर नीतीश के साथ मिलकर बीजेपी की आती है, तो बीजेपी सेंध लगाना क्यों नहीं चाहेगी, और नीतीश एक के बाद दूसरी चाल क्यों नहीं चाहेगी। राजनीतिक कायम रहना है, मुक्त धारा के साथ रहना है, इसका एहसास नीतीश को भी हो चला है। और दूसरी परिस्थिति शरद पवार के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति इस बात का एहसास बार बार करा रही है कि आखिर शरद पवार खुद कहां खड़े हैं। शरद पवार की लोकसभा की राजनीति और विधानसभा की राजनीति के भीतर पूरे के पूरे समुद्र बहता है, और इतना पानी देखकर शरद पवार हिचकोले खाते हुए नजर तो आएंगे ही, डूबेंगे नहीं, क्योंकि पानी खारा है, समुद्र का पानी है, तो डूबेंगे कैसे। तो अजित पवार को तैरने के लिए भेजा है, जगन भुजबल को भेजा है, तमाम उस कमांडर्स को भेजा है जो उसको तैयार किया गया था एनसीपी को महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन एनसीपी के सच क्या है, लोकसभा में 19 उम्मीदवार 2019 में उतारे, 4 जीते, 15.5% वोट मिलता है। कांग्रेस 25 सीटों पे लड़ती है, 1 सीट मिलती है, 16.5% वोट मिलता है। अदर्स जो साथ में 2-3 छोटे दल थे, उनको भी 3 सीटें दिया, 1 भी सीट नहीं जीत पाते हैं, 2.5% वोट मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ 100% स्ट्राइक शिवसेना 23 सीटों पर लड़ती है, 18 जीतती है, बीजेपी 25 पे लड़ती है, 23 जीतती है, यानी लगभग 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। और दोनों के वोट बैंक उस दौर में 50% के पास, 23% के पास शिवसेना के, 27% से ज्यादा बीजेपी के पास था। शरद पवार इसे बखूबी समझते हैं कि जब शिवसेना टूट गई और उद्धव ठाकरे निकलकर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो लोकसभा चुनाव के भीतर एनसीपी की पकड़ और कमजोर होती। जिस मजबूती की सोच वह विधानसभा के भीतर जाकर सोच रहे हैं, वहां अब उनके साथ सिर्फ कांग्रेस नहीं है, शिवसेना भी है। राजनीतिक डायलूट किसकी होगी? कांग्रेस की हो नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी जिस परसेप्शन के साथ कांग्रेस को साध रहे हैं, उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ है। और जो शरद पवार एक वक्त राहुल को नेता के तौर पर देखना नहीं चाहते थे, अब उनको सर्वमान्य नेता मानने से कतराते नहीं। सियासत की समूच पहेली ने फैसला मुंबई में ही होगा। 31 तारीख को जो परसेप्शन वहां से निकला है, उस सवाल ये नहीं है कि कौन सा झंडा, कौन सा लोगो होगा, आने वाले वक्त में कैसी कैसी रैलियां होगी। सवाल है कि शरद पवार की उथली जमीन को बांटने के लिए एनडीए कुछ करेगा, या अपने उथली जमीन को बांटते हुए वो कहीं दूसरी ओर दिशा में तो नहीं चली जाएगी। इसके बाद नंबर केजरीवाल का आता है। केजरीवाल के समूची राजनीति खुद के विस्तार पर आकर टिकी हुई है। उन्हें पता है कि इंडिया के साथ खड़े होंगे तो सिमट जाएगा। अगर सिमटने की राजनीति में अगर वो सिमटना पसंद करेंगे, बनिस्पत लगातार अपने मुखर आवाज में अकेले के होने के साथ वो विरोध स्वर मोदी को लेकर लगातार कहते रहे, या स्वर उनके सुनाई देते रहे, और उन्हें इस बात का गुमान है कि वो अपने बूते चीजों को साध सकते हैं, जिस तेजी से उन्होंने पंजाब साधा, जिस तेजी से उन्होंने दिल्ली साधा। लेकिन उसका दूसरा सच ये है कि केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ
18% वोट लोकसभा में पाते हैं, सीटें 0 हैं। कांग्रेस 22% से ज्यादा वोट पाती है, सीटें उसके भी 0 रहते हैं। बीजेपी 100% स्ट्राइक रेट 56% वोट। तो क्या ये दोनों मिलकर 40% से ज्यादा वोट नई परिस्थिति में लाकर बिल्कुल नए तरीके से खड़ा कर पाएंगे? दिल्ली के भीतर भी दलित और मुस्लिमों के मौजूदगी आने वाले वक्त की राजनीति को साधती जरूर है और इस बात का एहसास भी कराती है कि अगर यह राजनीतिक चल पड़ी मुस्लिम और दलितों की, तो फिर बड़े बड़े दिग्गज जो चुना छत्रक जो है वो ढहते चले जाएंगे। और शायद इसीलिए पंजाब के भीतर अगर झांकिएगा तो वहां पर आम आदमी पार्टी की बहुत जरूरत है। कांग्रेस को हो या ना हो, लेकिन वहां पर अकालियों का इस दौर में जरूरत आम आदमी पार्टी की जरूरत हो सकती है। और शायद बीजेपी को इसका एहसास हो चला है। बीजेपी के साथ अकाली खड़े हो नहीं रहे हैं, क्योंकि अब बात उस राजनीति की है जिस राजनीति में इस देश के भीतर ध्रुवीकरण हो चला है, बाइपोलर राजनीति का। यानी एक तरफ बीजेपी या मोदी सत्ता है और दूसरी तरफ कौन खड़ा होगा वही मायने रखता है। उसी की पकड़ और पहुंच के साथ इंडिया को बनाया गया है। पंजाब के भीतर 7.5% वोट मिलते हैं आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को 40% वोट मिलते हैं। आम आदमी का 1 व्यक्ति जीतता है, कांग्रेस के 8 व्यक्ति जीतता है। बीजेपी 3 में से 2 सीट जीतती है, वो अकालियों के साथ थी तो 9.5% में 2 सीट जीत जाती है, लेकिन अब ये स्थिति मुश्किल। दूसरा है अकाली 2 सीट जीतते हैं, 10 सीटों में खड़ा होते हैं, 27% वोट मिलते हैं। यानी अभी की तारीख में भी लगभग 36-37% वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन दूसरा सच ये है कि खुद कांग्रेस अपनी जमीन जो है पंजाब के भीतर सियासी तौर पर मजबूत, और ऐसे में दलित की परिस्थिति अगर पंजाब के भीतर आकर चली गई तो पंजाब में जितनी बड़ी तादाद में जो 31.9% है, वह एक सियासी समीकरण नए तरीके से बना सकती है। मैसेज 4 बहुत साफ तौर पे हैं। इंडिया की बैठक जो बंबई में हुई बहुत साफ तौर पे निकल रही। बीजेपी या अमित शाह या मोदी बहुत साफ तौर पे चाहते हैं कि शरद पवार और अरविंद केजरीवाल को निशाने पे लिया जाए। शरद पवार निशाना साधना आसान है, केजरीवाल के साथ अंतर्द्वंद चलेगा, जहां वो अपनी इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिगत छवि को बचा कर रखेंगे। और वहां से बहुत बड़ा निशाना नीतीश कुमार हो सकते हैं। नीतीश कुमार को इतनी अहमियत इंडिया में मिलती है, नहीं मिलती है? संयोजक कौन होता है? क्या संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे के बनाने की दिशा में कांग्रेस बढ़ चुकी है, जो चाहते थे नीतीश कुमार? इस दौर में क्या लालू यादव भी कुछ देख रहे हैं आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति को साधते हुए? क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम बिहार के चुनाव पे असर डालेगी जो 2025 में होने हैं। तो वह क्या इंतजार कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़े? और शायद ये 3 चेहरे ऐसे हैं जिसमें सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी करे रही है। तो पहला मैसेज जो 3 चेहरे हैं बीजेपी को सेंध लगाने हैं। उससे बड़ा मैसेज जो मायावती का चेहरा है इंडिया उसको साथ लेकर आए, या बीजेपी चाहती है कि वो खामोश रहे? इन 2 चीजों के बीच की एक रणनीति और सियासी दूरी बनने लगी है। लेकिन मायावती वक्त का इंतजार करेगी, वो वक्त का इंतजार करती है। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति जो सबसे बड़ी है, जिस तरीके से अगर चारों चेहरे नहीं निकल पाते हैं इंडिया से, तो बीजेपी के पास रास्ता क्या बचेगा? उस रास्ते के दायरे में क्या सिर्फ सीबीआई और ईडी आता है, या कुछ और भी आता है? या कुछ और की राजनीतिक घेरा इस दौर में और बड़ा होते चला जा रहा है? और बार बार प्रधानमंत्री मोदी का पार्लियामेंट के भीतर का दिए हुए भाषण के लाइन हमेशा याद आती है, कभी आप मुझे जानते नहीं। यह मैसेज और ये डायलॉग यूं ही नहीं दिया जाता है। जब किसी को कोई कहता है कि आप मुझे जानते नहीं, तो मैसेज बहुत साफ है कि किसी भी दिशा तक बढ़ सकती है। ये कौन सी दिशा होगी, इंतजार करना होगा। और चौथी परिस्थिति है जो इंडिया को लेकर मुंबई से निकली है, जो अलग अलग राज्यों में रैलियों में सामूहिक तौर पर सबको दिखाई देना है। उसमें कौन किसके साथ, किस राज्य के किस क्षेत्र के साथ खड़ा होगा, यह सियासत की चौथी धुरी है। इसे साधने के लिए ही एक मुंबई के भीतर जो तारतम्य बनाने की कोशिश हुई है, वो कौन सा खेल किस दिशा में जाएगा, इंतजार अभी
कि जिस सिर्फ आने वाले वक्त के 50 इस सियासत को साधने की दिशा में ले ही जाएगी। और वहां तैयारी शिवसेना और एनसीपी कर रही है, जो बढ़ चुकी है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी दोनों को साध चुकी है बीजेपी, और बीजेपी को साधने की दिशा में वही मुंबई चाहिए जिस मुंबई में एक वक्त गुजराती अपना कब्जा चाहते थे, और मौजूदा वक्त में गुजरातियों को लगने लगा कि वह उनके हाथ से फिसल रहा है और दिल्ली इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जय हिंद,